हिंद के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसमें राजस्थान के कई बड़े शूरवीरों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इतिहास का वो पन्ना जिसमें 8000 मेवाड़ के क्षत्रिय 60,000 मुगलों पर भारी पड़ते नजर आए। उस जंग का अंतिम नतीजा हालांकि हमारे पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि इस दुर्ग चित्तौड़गढ़ की लाज बचाने के लिए भले हंसते हंसते राजपूताने के वीरों ने अपनी वीर गति प्राप्त कर ली और वीरांगनाओं ने भी देह त्यागने में एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। इतिहास में यह घटना साल 1567-68 की हुई, जब अकबर का आक्रमण चित्तौड़गढ़ किले पर हुआ और 700 या 7000 महिलाएं फूल कंवर के नेतृत्व में मेवाड़ का तीसरा और अंतिम जौहर कर लेती। तो क्या था इस जौहर का कारण और क्या वजह रही कि अकबर जैसे बड़े आक्रांता ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान 30,000 हिंदुओं की नरसंस हत्याएं तक कर डाली। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है इस घटना का वास्तविक राज। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं हम 16वीं शताब्दी से। बात 1542 की थी, जब 15 अक्टूबर की तारीख को अकबर जैसे बादशाह का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। साल 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को मारकर के दिल्ली की हुकूमत प्राप्त कर ली और साल 1562 का वो समय जब राजस्थान के आमिर रियासत के राजा बहारमल ने पहली बार किसी मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी, तो जयपुर का राजा बहारमल हुआ जो 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता। साल 1562-63 का ही समय था। मध्य प्रदेश के मालवा के एक शासक हुए बाज बहादुर, और बाज बहादुर पर आक्रमण करके अकबर ने बाज बहादुर को अपने आगरा में कैद कर लिया और इस अभियान के बाद उनकी रानी रूपमती को जौहर की आग में जलना पड़ा। वही मालवा का शासक बाज बहादुर साल 1566 का समय था, आगरा कैद से निकल करके सीधे मेवाड़ दुर्ग चित्तौड़ तक आ पहुंचा। इस समय मेवाड़ धरा के राणा सांगा के छोटे कुंवर संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह जी हुआ करते थे। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का इस समय मेवाड़ पर राज हुआ करता था और राणा उदय सिंह इस समय जब मेवाड़ के राजा थे तो मालवा के शासक बाज बहादुर को वो शरण दे देते हैं। और हमारी संस्कृति रही है कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पर शरणागत के रूप में खड़ा है तो हम उसे मना नहीं कर सकते। हमने अपने कर्तव्य अपने धर्म को निभाया, लेकिन हमें क्या पता था ये रंजिश कई लोगों के ऊपर हावी होने वाली थी। जब ये समाचार अकबर को मिला कि हमारा दुश्मन मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया, तो अकबर ने सन 1567 में अपना एक सेनापति हुसैन कुली खां मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पास भेजा ये पत्र लेकर के, या तो राणा हमारे दुश्मन को हमें वापस लौटा दे या फिर हमारी कर लिया अधीनता स्वीकार। अब ठहरी रियासत मेवाड़ और मेवाड़ के ठहरे राणा उदय सिंह जो पुत्र थे राणा संग्राम सिंह सिसोदिया उर्फ राणा सांगा के, रगों में रक्त तो राणा सांगा का ही बह रहा था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह जी ने हुसैन कुली खां को अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और अकबर के पत्र का रिप्लाई भिजवा दिया कि मेवाड़ पहले भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र रहेगा। ना मेवाड़ ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार की है और ना राणा किसी की अधीनता स्वीकार करेगा। यदि जलालुद्दीन मोहम्मद जंग लड़ना ही चाहते हैं तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अधीनता स्वीकार किसी भी सूरत सिरत में नहीं करेगा। जब शहंशाह जलालुद्दीन के फरमान की नाफरमानी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा की गई और उनके दुश्मन जो हमारे दुर्ग चित्तौड़गढ़ में शरण प्राप्त करके बैठे हुए थे उन्हें भी लौटाने शरणाजी जी ने जब मना कर दिया, इस बात से जलालुद्दीन काफी ज्यादा भड़क चुका था और अकबर के फरमान की जैसे नाफरमानी हुई, अकबर ने आगरा लाल किले दीवाने खास मुगल दरबार से 2 फरमान जारी किए। 25 अक्टूबर साल 1567 का वो दिन जब आगरा लाल किले के दीवाने खास से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पहला फरमान जारी हुआ, कत्लेआम मेवाड़ में कर दिया जाए। और कत्लेआम का हुक्म जारी हुआ था तो सेनापति आसफ खां जो नूरजहां का भाई था उसे ये जिम्मा दिया गया। और दूसरा फरमान जलालुद्दीन मोहम्मद का यह था मेवाड़ में फतेहनामा जारी कर दिया जाए, सभी जमीनें शहंशाह जलालुद्दीन के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। अब एक तरफ ये कार्य सौंपा गया भू राजस्व अधिकारी टोडरमल साहब को और कत्लेआम का हुक्म जारी हुआ है तो ये जिम्मेदारी दी गई सेनापति आसफ खां को। और 25 अक्टूबर 1567 आगरा से आसफ खां 60,000 मुगल सैनिकों की फौज लेकर के चित्तौड़ की तरफ कूच कर जाता है। जब ये समाचार मेवाड़ में पहुंच चुका था तो चारों तरफ तहमाम सा मच चुका है और मेवाड़ रियासत की प्रजा मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के दरबार में आ पहुंची। राणा उदय सिंह जिससे कहती है ऐसी परिस्थिति से तो राणा जी आप मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते ज्यादा बेहतर रहता। हमारी पुश्तैनी जागीरें जमीनें हमारे पुश्तैनी गाँव आज मुगल बादशाहों के अधिकार में होते जा रहे हैं। राणा जी ने अपनी प्रजा को आश्वासन देते हुए कहा था कि ये सियासती मामले हैं, इस प्रकार की मसलतें इस प्रकार की घटनाएं ये आम बात है।
आप थोड़ा धैर्य रखें और मेवाड़ नरेश पर विश्वास बने रखें। आपकी जमीनें जागीरें गांव आपको वापस उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें हमारे स्तर पर इस मुद्दे को देखने दीजिए। राणा जी ने प्रजा को आश्वासन दिया और घरों की तरफ लौटा दिया। और इधर राणा उदय सिंह जी की जब मंत्रिमंडल में बैठक हुई, उनकी मंत्रिमंडल की बैठक के दो बड़े प्रधान सामंत हुआ करते थे, जिसमें मेड़ता सिटी के हुए जयमल और एक उन्हीं के साले कहे जाते हैं या उनके एक मित्र कह दीजिए पत्ता। सेनापति जयमल और सेनापति पत्ता एक तरफ जीजा साले का किरदार निभाते हैं, एक तरफ मित्रता का परिचय भी दिखाते हैं, तो मेवाड़ की सेना के सबसे बड़े स्वामी भक्त योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। जब जयमल पत्ता ने यह समाचार अपने राणा जी के सामने दिखाया पड़ा, उस समय राणा उदय सिंह जी की जो मंत्रिमंडल बैठक हुई, राणा जी को मंत्रिमंडल ने कहा था, राणा साहब आप अपने परिवारजनों को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाइए, रही बात मुगल सेना के दस्ते को निपटाने की वो हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन राणा जी ऐसे संकट के समय अपनी प्रजा को छोड़कर जाए, ये तो सूर्यवंशी कुल के राजपूतों में शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही इस बात का लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहिर आके किरदार, जो धर्म पर विश्वास रखता है उसे कृपाण उसे तलवार धारण करने का अधिकार है। और ठहरे हम भगवाधारी सूर्यवंशी कुल के राजा रामचंद्र जी के पुत्रों के वंशज, एक तरफ जहाँ रामचंद्र जी की छत्र छाया हो, एक तरफ भवानी का साथ हो, तो फिर हम भयभीत किस बात से। राणा उदय सिंह जी किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों में कि 10,000 मेवाड़ी सिंह चित्तौड़गढ़ किले के बाहर परकोटे पर तैनात किए गए थे। आज तक के इतिहास में यह होता आया है कि किले की चार दीवारी किले के नागरिकों की हिफाजत करती थी, लेकिन इस वाले अभियान में किले के सैनिकों ने किले के परकोटे की रक्षा की है। साल 1567-68 का यह समय चल रहा था, जब अक्टूबर का ही महीना था और अकबर की सेना आसफ खां के नेतृत्व पे चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर देती। चित्तौड़गढ़ के मुख्य द्वार पांडुपोल पर दो हमारे सेनापति तैनात हो चुके थे, एक तरफ था जयमल, एक तरफ थे पत्ता, जबकि चारों दिशाओं में तैनात हो चुकी थी हमारी मेवाड़ी सेना। 10,000 मेवाड़ी सिंहों के सामने ये सिर्फ 10,000 जो किले के बाहर खड़े थे और 60,000 सैनिक जो थे वो बाहर अकबर की तरफ से भेजे गए थे और जयमल पत्ता के नेतृत्व में मुख्य द्वार की जिम्मेदारी संभाल ली गई। अकबर की सेना आसफ खां के नेतृत्व में दुर्ग से कुछ ही दूरी पर अपना पड़ाव डाल देती और मुट्ठी मुट्ठी भर सैनिक उनके किले के मुख्य द्वार की तरफ भेजे जाते हैं। लेकिन ये युद्ध केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, लगातार 4 महीनों तक चला है। 25 अक्टूबर 1567 से लेकर के 25 फरवरी 1568 तक ये निरंतर लड़ाई जारी रही। मुगल सेना अपने दस्ते को भेजती तो है, लेकिन जयमल पत्ता की तलवारों के सामने ढेर हो जाती थी। धीरे धीरे मुगलों की सेना जब मरती रही, कटती रही, खत्म होती चली गई, तब आसफ खां ने यह समाचार आगरा मुगल दरबार अकबर के पास भेज दिया और पत्र में लिख दिया कि शहंशाह, अभी तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह दुर्ग से बाहर नहीं निकले तो हमारी सेना का आधा भाग इस मेवाड़ की सेना के सिंहों ने समाप्त कर दिया। यह सोची शहंशाह, यदि राणा उदय सिंह किले से बाहर आ गया तो क्या आलम होने वाला है। जलालुद्दीन मोहम्मद घबरा सा जाता है कि यार मेवाड़ के राणा उदय सिंह इतने शक्तिशाली हैं, शायद हमें चित्तौड़ चलना ही होगा। अकबर अपने जीवन में पहली बार, अंतिम बार, एकमात्र बार अगर चित्तौड़ आया था वो इसी केस में आया था और साल 1568 का वो महीना जब अकबर ने दस्तक दी हमारे मेवाड़ दुर्ग चित्तौड़ के नजदीक। अपनी एक अलग बटालियन लेकर के अकबर आज चित्तौड़ के समीप आ पहुंचा और मुगल छावनियां जो यहाँ पर पड़ाव डालते चुकी थी उनकी छावनियों के चीफ कमांडर को नेतृत्व प्रदान करने लगा। जब अकबर को यह समाचार मिलता है कि इस मेवाड़ी सेना के अगर कोई मुख्य हीरो है, किरदार अगर कोई निभा रहा है ढंग का, तो वो जयमल और पत्ता है। अकबर ने इस समय निर्णय लिया, हम दीवारों को तोड़ने का कार्य शुरू करें। अभी तक मुगल सेना किले के द्वार पांडुपोल को तोड़ करके भीतर घुसने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जलालुद्दीन ने रणनीति ही चेंज कर दी। जलाल ने कहा है कि इस समय आप किले के दरवाजे को नहीं बल्कि किले की दीवारों को ध्वस्त करने की योजना बनाएं और बारूदी सुरंग खुदवाई जो किले के परकोटे तक पहुंचाई गई। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक सुरंगें खोदी गई। युद्ध के नियम हुआ करते थे, सूर्य अस्त होने के बाद जंग नहीं लड़ी जाती थी। अब जब तक सूर्य उगेगा तब तक तो हम क्या कर रहे हैं, दीवारें मतलब सुरंगें खोदी जा रही थी। लेकिन जैसे सुरंगें खोदी
शाम का समय हुआ और सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होते ही अब बारूद से उड़ाई तो जाएगी, लेकिन अगले सुबह जैसे यहाँ पर सुरंगों को खोदने के बाद उनमें बारूद भरा गया और बारूद के बलबूते सुरंगों के माध्यम से दीवारें परकोटे गिरा दिए गए। लेकिन मुगल सेना जब तक वहां तक पहुंचे तब तक वापस शाम हो चली और फिर मेवाड़ के सिंहों ने उन टूटी हुई दीवारों को फिर से तैयार कर डाला। अकबर ये देख के अचंभे में पड़ता चला गया, हो क्या रहा है, हम दीवारों को गिराते हैं लेकिन अगली सुबह जब देखते हैं तो वापस से वो खंडित दीवारें हमें नवनिर्मित सी नजर आती। मामला जयमल पत्ता समझ चुके थे इस समय, क्योंकि अकबर आया है, सुरंगों के द्वारा दीवारों को उड़ा रहा है। अब ये सिचुएशन उल्टी हो गई कि जो सेना किले के दीवारों के बाहर खड़ी थी, अब वही सेना किले के परकोटे के पीछे जा पहुंची। अब हमारे मेवाड़ी सिंह परकोटे के पीछे छिपे और दीवारों को हिफाजत देने के लिए तैनात हो चुके थे। अकबर परेशान सा चुका था, वो दिन भर सुरंगें खोदता, शाम होते होते बारूद उड़ा देता, लेकिन अगली सुबह उस टूटी दीवार से भीतर घुसने की कोशिश करे, लेकिन वो दीवार टूटी हुई मिलती नहीं। वो फिर पूरे चारों तरफ चित्तौड़ का चक्कर काट लेता कि टूटी दीवार खिसक गया। अकबर ने सोचा कि जयमल पत्ता कोई ना कोई हमारे साथ छल कर रहे हैं, इस युद्ध को जीतना है तो सेनापति जयमल पत्ता को मौत के घाट उतारना ही होगा। और अकबर ने निकाली अपनी बंदूक संग्राम, एक कारतूस उसमें भरा और सीधा फायर कर दिया जो जयमल शाह की पैर में लग जाता है। जयमल शाह के पैर में जब ये कारतूस लगा था उस समय एक पत्र भी वहां तक पहुंचाया गया था कि देख लीजिए जयमल, इस समय आपके भाई आज सिंह जी वहां पर राज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मेड़ता आपको मिल जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ या तो आप हमारा साथ दीजिए, अन्यथा आप मारे जाएंगे और मेड़ता का सिंहासन नहीं मिलेगा, और यदि साथ दे दिया जान भी रहेगी और मेड़ता भी रहेगा। जयमल का रिप्लाई वापस से जलाल के पास पहुंच जाता है कि जयमल इतना भी कमजोर नहीं हो गया कि अपने मेड़ता के सिंहासन को पाने के लिए अपनी महाराणा के साथ धोखा कर देगा। राजपूती खून है, धोखेबाजी खून में है ही नहीं हमारे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, सर कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्ग और दुर्ग के राजा के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणा उदय सिंह जिस समय किले में थे, जयमल कासो को गोली लगी, उस समय जयमल और पत्ता ने फिर डिसीजन लिया कि राणा जी अब संकट बढ़ चुका है, आप अपने परिवार को लेकर के निवेदन करते हैं यहाँ से चले जाइए। इस समय राणा उदय सिंह जी के साथ कुंवर प्रताप और बड़ी रानी जयवंता जी नहीं रहा करती थी। कुछ राजनीतिक और पारिवारिक मामलों के चलते उन्हें अपने चित्तौड़ की सत्ता से राणा उदय सिंह जी ने समय से पहले बेदखल कर दिया था और उनके रहने के सारे प्रबंध वो दुर्ग कुंभलगढ़ में कर दिए थे। इस समय राणा उदय सिंह जी की छोटी रानी भटियाणी, उनके कुंवर जगमाल, उनकी बेटी चांदबाई शाह, ये राज परिवार के कुछ सदस्य थे जो मंत्रिमंडल के लगातार दबाव के कारण आज किला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के पिछले द्वार से निकलकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और वहां से निकले तो गोगुंदा की ओर कूच कर जाते हैं। इधर जयमल काका को जब गोली लगी है तो जयमल ने यह समाचार सीधा पहुंचाया अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ के पास, और कल्लाजी राठौड़ का इस समय चल रहा था विवाह। रुंदेला गांव में कार्यक्रम अपने स्तर पर चल रहा था और कल्लाजी अपने विवाह के समय मुख्य द्वार पर तोरण मारने के लिए आ पहुंचे, लेकिन तोरण मारने के लिए जैसे मियान से तलवार खींची उतने में समाचार मिला है कि कल्लाजी काका और मेवाड़ संकट में है और मुगलों का चारों दिशाओं से घेराबंदी के बाद अटैक हो चुका है। अकबर ने गोली मार दी है जयमल काका को। कल्लाजी राठौड़ ने तोरण मारना कैंसिल किया कि पहले मुगल मारेंगे उसके बाद तोरण मारा जाएगा। कल्लाजी राठौड़ अपने बारात को वापस यहाँ से घुमा लेते हैं कि कूच करो चित्तौड़ और जो बीच में मुगल नजर आए मारते काटते चलो, हमें सबसे पहले अपने काका से मिलना है। कल्लाजी महाराज शेषनाग के अवतार ठहरे, उन्हें कौन रोकने वाला था। अपने सैन्य बल के साथ कल्लाजी वापस आए और चित्तौड़ दुर्ग तक पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में गए, अपने काका को संभाला और काका से कहा कि काका लगी है पाँव में गोली लेकिन बाजुओं में ताकत अब भी बाकी, अभी इस गोली का बदला सैकड़ों मुगलों की गर्दनें काट के लेना भी है। कोई बात नहीं काका, आप खड़े नहीं हो सकते तो क्या हुआ, आइए हम आपको अपने कंधों पर बिठाते। इस वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़ का ये साहस इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाता है कि बालक स्वरूपी कल्लाजी राठौड़ ने अपने काका जयमल को अपने कंधों पर बिठाया और एक रणनीति ही बदल दी कि सभी मेवाड़ी सिंह हमारे समक्ष गेट नंबर 2 पर खड़े हों, भैरव पोल पर। ये छिप कर के युद्ध करने की नीति को समाप्त करें, समय हमारे पास कम हो चुका है, हम निश्चिंत हैं
कि राणा साहब और राणा जी का परिवार सकुशल सुरक्षित स्थान की ओर चल चुका है। अब हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ के दूसरे गेट भैरव पोल पर तैनात हुए। उनके कंधों पर बैठे काका जयमल और साथी सेनापति पत्ता से कहा, आप हमारे पीछे खड़े हो जाइए। वैसे तो एक भी मुगल सैनिक इस दूसरे गेट से आगे ना बढ़ने पाए, लेकिन फिर भी कोई गलती से निकल जाए तो किले की दहलीज ना चढ़े। गेट नंबर 1 को खोल दिया जाएगा। अभी तक मुख्य द्वार बंद था, लेकिन अब कल्लाजी राठौड़ के साहस के चलते द्वार पांडुपोल खोला गया। मुगल अचानक सचेमे में पड़ गए कि यार इतने समय से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक फाटक नहीं खुला, लेकिन अब ऐसा भी क्या हुआ। और जैसे फाटक खुला, मुगल सेना एक दस्ते के रूप में किले में प्रवेश करती है, लेकिन गेट नंबर 2 पर उनका स्वागत करने के लिए तीन मेवाड़ के योद्धा खड़े थे। इन तीनों वीर सेनापति योद्धाओं ने सैकड़ों के शीश उतार डाले और लाशों के ढेर बिछा डाले। अकबर वहां से अपनी दूरबीन के जरिए देख तो रहा है कि सैनिक भीतर तो जा रहे हैं, लेकिन किले के ऊपर नजर क्यों नहीं आ रहे। जब उसने देखा ढंग से तो देखता है कि यहाँ तो 2 सिर और 4 हाथों का योद्धा भी है। अकबर ये दृश्य देखकर के अचंभे पड़ जाता है कि मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह की सेना में ऐसे भी भला वीर होते हैं क्या, जिसके 2-2 सिर हैं, जिसके 4-4 हाथ हैं। काश अगर ऐसे योद्धा हमारी सेना में होते तो संपूर्ण हिंदुस्तानी पूरे विश्व पर राज कर लेते। अकबर अपने सैन्य बल को भारी संख्या में दुर्ग चित्तौड़ के भीतर भेजने लगा। जयमल पत्ता कल्लाजी राठौड़ ने सैकड़ों मुगलों के सिर काट डाले, लेकिन छलियों ने छल से वार किया और जयमल काका के पीठ पर एक तलवार का वार हुआ। जयमल काका कंधों से जमीन पर नीचे गिरे और शहीद हो जाते। जयमल काका की वीरगति होने के बाद उनका साथी सेनापति पत्ता, वो भी दुश्मनों के साथ लड़ते समय वीरगति को प्राप्त हो गया। और वो क्षण आया जब दुश्मनों के हाथ में लड़ते समय कल्लाजी महाराज का शीश तक उतर गया। लेकिन धन्य हो मेवाड़ धरा और धन्य हो कल्लाजी राठौड़, ये वो भूमि रही है जहां पर राजपूत योद्धाओं के शीश कटने के बावजूद भी धड़ लड़े। कहते हैं जब राजस्थान की इस भूमि पे वीर लड़ता है तो वीर की गर्दन कटने के बावजूद भी वो लड़ता रहता है, क्योंकि योद्धा है। और जब योद्धा युद्ध करेगा तो साक्षात भवानी विराजती है शरीर में, और जब चंडी अवतार लेगी तो दुश्मन को चरणों में जरूर लेके आएगी। कल्लाजी का शीश कटा है, लेकिन फिर भी खून से सनी वो नंगी तलवारें अब भी सैकड़ों के सिर काटती जा रही थी। अकबर तो इस दृश्य को देखकर के पीछे कदम हटा लेता है कि ये कैसे कैसे योद्धा जने हैं। इस मेवाड़ की भूमि ने कभी 2-2 सिर वाले तो कभी बिना सिर वाले, लेकिन कल्लाजी महाराज का वो वचन उन्हें याद आया कि वो पहला वचन दे चुके थे अपने काका को कि अंतिम सांस तक हम आपकी हिफाजत करेंगे, और वो की है। दूसरा वचन उन्होंने मेवाड़ दुर्ग चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिया था, उसको भी अपनी गर्दन रहते सते पूरा किया था। और तीसरा वचन वो अपनी होने वाली अर्धांगिनी कृष्णा को दे के आए थे। जब मंडप से वापस लौटे थे तो वचन दिया था, तुम सब यहीं रुकना, मैं वापस लौट कर जरूर आऊँ। तो कल्लाजी भला वचन अधूरा छोड़कर तो नहीं मर सकते थे। कल्लाजी का वो घोड़ा बादल आया और कल्लाजी का वो धड़ उस अश्व पर सवार हुआ, और तेज गति से दौड़ते ही वो घोड़ा कल्लाजी महाराज का वो धड़ चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल से रुंदेला गांव उस मैरिज गार्डन तक ले आया। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो सन 67-68 का, जिस समय एक योद्धा जिसका शीश नहीं है लेकिन बिना गर्दन का वो धड़ आज चित्तौड़ से सीधा रुंदेला तक आया। कार्यक्रम स्थल तक जब उनका धड़ पहुंचा, घोड़े से उतरा बिना शीश वाला धड़, कृष्णा जब बाहर निकली तो वो देखती हैं कि महाराज कल्लाजी तो आए लेकिन उनका शीश नहीं आया। जैसे कल्लाजी कृष्णा तक पहुंचे, प्राण पखेरु हो चुके थे, क्योंकि महाराज कल्लाजी ने वचन दिया था वापस लौट करके आऊंगा, ये वचन नहीं दिया था कि विवाह करूं। तो कृष्णा भी इस बात को स्वीकार कर चुकी थी। जब महाराज कल्लाजी ने अपना अंतिम वचन निभाया है तो ये कर्तव्य बनता है हमारा भी कि हम भी अपना वचन निभाएं। हमने भी उन्हें अपना वर मान लिया। पिता से कहा आप हमारे विवाह की नहीं, आप हमारे सती होने की तैयारी करें। फिर माँ सती के रूप में कृष्णा जानी जाती है। वो महाराज कल्लाजी के धड़ को लेकर के सती हो जाती है। आज भी हम देखें तो डूंगरपुर बांसोड़ा में सैकड़ों की तादाद में कल्लाजी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। इधर जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। किले में राणा उदय सिंह जी और रानी सा नहीं थी, तो दुश्मन किले के भीतर दस्तक दे चुका था। 8,000-10,000 मुगल सैनिकों, 8,000-10,000 मेवाड़ी सैनिकों ने 60,000 में से लगभग 40,000 करीबन मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। अकबर बौखलाया हुआ था। जब वो किले में घुसा तो उसे पता चला कि किले में तो मेवाड़ उदय सिंह है ही नहीं।
जब मेवाड़ महाराणा उदय सिंह किले में ना रहे तो उन्होंने ये नाराजगी, ये गुस्सा हमारी प्रजा पर उतार दिया और लगभग 23 फरवरी का वो दिन था, साल था 1568, जब ये नरसंहार की शुरुआत हुई। उस समय अब महिलाओं की अस्मिता पर सवाल खड़े हुए तो ये जौहर की आग में कौन जलने की तैयारी करता। वो 16 साल की बालिका फूल कंवर थी जो सेनापति पत्ता की पत्नी थी। हौसला बढ़ाया उसने बाकी की वीरांगनाओं का कि किले में महारानी सा पटरानी सा नहीं है तो क्या हुआ, बाकी की क्षत्रियों की अस्मिता की लाज बचाने के लिए हम जौहर की आग में सबसे पहले जलेंगे। वो रानी फूल कंवर जिसकी मेहंदी का रंग तक कभी नहीं उतरा था, लेकिन उसे बात याद थी जब हमारे पति सेनापति पत्ता इस मातृभूमि के रक्षार्थ वीर गति को हासिल हो सकते हैं तो फिर हम वीरांगना होकर के जौहर की आग में क्यों नहीं जल सकते। 23 फरवरी 1568 की वो तारीख जब 700 और कुछ इतिहासकारों ने 7000 संख्या लिखी है, क्षत्रियों के नेतृत्व में फूल कंवर जी कर लेती है मेवाड़ का तीसरा और अंतिम जौहर। 24 फरवरी 1568 की तारीख को अकबर ने 30,000 हिंदुओं की नृशंस हत्याएं दुर्ग चित्तौड़ और आसपास की बस्तियों में कर डाली। चित्तौड़गढ़ के इस नरसंहार के विषय में अकबर को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, यानी अकबर के जीवन चरित्र पर लगा हुआ यदि सबसे बड़ा कोई दाग और कलंक था तो चित्तौड़गढ़ की 30,000 व्यक्तियों की नृशंस हत्याएं थी। फाइनली 25 फरवरी 1568 की वो तारीख आई जब किला चित्तौड़गढ़ मुगल बादशाह अकबर के अधिकार में जा चुका था और अकबर ने किले को जीतने के बाद सेनापति आसफ खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और सेनापति हुसैन कुली खां को भेजा उदय सिंह को ढूंढने के लिए। उदय सिंह इस समय गिरवा की पहाड़ियों में थे और मुगलों का अटैक वहां पर भी हुआ। उदय सिंह अपनी छोटी सी सैन्य सहायता के बलबूते वहां से कूच करने में सफल हो जाते हैं और गोगुंदा की तरफ चले जाते हैं। 4 साल ही राणा उदय सिंह जी जिए। आज वो गोगुंदा की पहाड़ियों से देखा करते थे कि हिंद का गौरव किलों में किलेश्वर दुर्गाधिराज हुआ करता था, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पर सूर्यवंशी पताका लहराता था, लेकिन आज उस दुर्ग पर मुगल ध्वज फहराता है। ये अफसोस, ये तनाव राणा उदय सिंह जी की जिंदगी को धीरे धीरे लेने लगा था और वो दिन भी आया जब 28 फरवरी 1572 का दिन था। उस दिन होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा था। राणा उदय सिंह जी की तबीयत इतनी नासाज हो चुकी थी कि वैद हकीम भी राणा उदय सिंह जी को ना बचा पाए और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी का निधन हो जाता है। चित्तौड़गढ़ आज अकबर के पास जा चुका था और यहीं से शुरुआत होती है अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी की। उम्मीद है आप सभी को चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की कहानी अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भवानी, धन्यवाद।